मुंबई का माफिया अर्नव शेखावत अपनी कार में बैठे हुए खुद से बोला, नफरत है मुझे इस शिमला से, लेकिन आज फिर यहाँ आना ही पड़ा। वो अपने ख्यालों में गुम था कि तभी एक बाइक उसकी कार से टकराई। अर्नव उस बाइक वाले को मारने ही वाला था कि उसने अर्नव को धक्का दिया और एक गोली आकर उस बाइक वाले के हेमलेट पे लगी। अर्नव कुछ समझता उस लड़की ने हेमलेट उतार कर डरते हुए कहा, आखिर कोई मुझे मारना क्यों चाहता है? अर्नव बोला, रिलैक्स, वो गोली तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए थी। ये सुनते ही लड़की ने घबराकर अर्नव को देखा और वहाँ से निकल गई। अर्नव उस लड़की को देखकर बोला, तुमने अर्नव की जान बचाई जो तुम अब मेरी हो, लेकिन जिसने गोली चलाई वो अब किसी का नहीं होगा। आखिर किसने चलाई थी अर्नव पे गोली? क्या नाता है उसका शिमला से? ये लड़की कौन थी जिसे अर्नव पाना चाहता है? और कौन सी मजबूरी खींच लाई है अर्नव को शिमला में? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह 8 बजे शिव मंदिर। अर्नव मंदिर के बाहर खड़ा आद्रिका का इंतजार कर रहा था। वो कभी घड़ी देखता तो कभी सामने। कुछ देर बाद उसे ग्रीन हुडी के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो आती नजर आई। उसे देखकर अर्नव की नजरें उस पर टिक गई। आद्रिका ने बाहर ही दुकान से एक पूजा की थाल ली और अर्नव को देख उसकी तरफ बढ़ गई। अर्नव के पास आकर उससे कहा, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलिए। अर्नव ने एक नजर अंदर मंदिर में देखा और फिर आद्रिका को देखते हुए कहा, तुम जाओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। आद्रिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसने एक हाथ में थाल पकड़ी और दूसरे हाथ में अर्नव का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। आद्रिका के हाथ के स्पर्श से अर्नव के दिल के तार झंझना उठे। वो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा। वहीं आद्रिका को भी उसका हाथ पकड़ने से अलग एहसास हुआ था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अर्नव को पता ही नहीं लगा कि वो मंदिर के अंदर आ चुका है। आद्रिका अंदर आकर रुक गई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ छोड़ने से अर्नव होश में आया। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा। जब उसने अपने आप को मंदिर के अंदर पाया तो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी से भरे भाव प्यार भरे भाव में बदल गए। वो प्यार से उसे निहारने लगा। आद्रिका ने पूजा की थाल पंडित जी को पकड़ा दी और खुद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। अर्नव ने फिर आद्रिका से नजर हटाकर सामने देखा, जहां शिव पार्वती की मूर्ति थी, जिसे देख अर्नव के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, अर्नव सिंह शेखावत का अगर कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा अपना शहर भी। लेकिन अब फिर आद्रिका की तरफ देखते हुए, इसे आपको छीनने नहीं दूंगा। अगर ये मुझसे दूर हो गई तो ये दुनिया अर्नव सिंह शेखावत का वो रूप देखेगी जो किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपसे कुछ भी नहीं मांगने वाला, क्योंकि मुझसे आपने सब कुछ छीन लिया है। इतना बोल उसकी आंखों में नमी आ गई और तभी आद्रिका ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुलती देख अर्नव ने चेहरा घुमा लिया और उस नमी को अपने अंदर ही बसा लिया। फिर उसने उसकी तरफ चेहरा किया। आद्रिका ने एक नजर उसकी आंखों में देखा और फिर शिवलिंग की तरफ बढ़ गई। वहां वो अभिषेक करने वाली ही थी कि पंडित जी ने कहा, बेटा जोड़े में करो। उन्होंने ये बात अर्नव की तरफ इशारा करके कहा। अर्नव आगे बढ़ा और दोनों ने अभिषेक किया। अर्नव करना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आद्रिका के साथ करने के लिए उसने किया। अभिषेक करने के बाद जब वो पंडित जी से प्रसाद लेने लगे, पंडित जी बोले, दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह ही है, सदा खुश रहो। ये सुनकर आद्रिका की आंखें बड़ी हो गई। जैसे ही वो बोलने लगी, अर्नव बोल पड़ा, शुक्रिया पंडित जी। ये सुनकर आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने प्रसाद लिया और बाहर आए। बाहर आकर आद्रिका ने अपना हाथ झटक दिया, जिससे अर्नव ने उसका हाथ छोड़ दिया। आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नव ने उसके घूरने को नजरअंदाज करके बाहर बैठे गरीबों में अपना प्रसाद बांट दिया, जिसे देख आद्रिका को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली,
हमें अपना प्रसाद खुद खाना चाहिए, ना कि दूसरों को देना चाहिए। अर्णव ने एक नजर उसे देखा और फिर कहा, जब मैं तुम्हारे इस शिव भगवान को नहीं मानता तो उनके उसूलों को, उनके प्रसाद को क्यों अपनाऊंगा? ये सुन आद्रिका हैरत भरे भाव से बोली, तुम नास्तिक हो? अर्णव ने एक नजर उसे देखा और फिर पीछे मुड़कर मंदिर को देखकर कहा, कभी लगा नहीं था कि ये कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं नास्तिक हूँ। ये बात सुनते ही आद्रिका उसे और हैरानी से देखने लगी। फिर जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अर्णव ने उसकी तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? आद्रिका उसकी तरफ मुड़ी। उसने कहा, बैठकर बात करें। अर्णव ने सिर हिला दिया। दोनों मंदिर के पास बने पार्क में चले गए। वहां दोनों बेंच पर बैठे। आद्रिका ने सामने देखते हुए कहा, आप नास्तिक हैं तो ठीक है, लेकिन आपने सिया को मंदिर जैसे शब्द से वंचित क्यों रखा? अर्णव ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसी शक्ति में विश्वास रखे जो है ही नहीं। ये सुनकर आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, तो आप मानते हैं कि शक्ति है? अर्णव ने ये सुनकर उसे नासमझी भाव से देखा। आद्रिका बोली, आप चाहते हो तो आप शक्ति शब्द की जगह चीज या फिर लोग कह सकते थे, लेकिन आपने शक्ति कहा क्योंकि आप मानते हैं कि ये शक्ति है। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्यों एक नन्ही बच्ची को भगवान से दूर रख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप गलत कर रहे हैं। अगर अभी से वो वंचित रहेगी तो आगे भविष्य। अर्णव ने उसे टोकते हुए कहा, उसके भविष्य को सुधारने के लिए ही कर रहा हूँ। और सुनो, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो मेरी बेटी है, उसे क्या सिखाना है, किस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये मैं अच्छे से देख सकता हूँ। आद्रिका ने उसे एक नजर देखा और वो वहां से उठकर बोली, सही कहा, माफ करिए। आप और आपकी बेटी सिया के लिए भला बुरा सब जानते हैं। वो क्या है ना, मैं बहुत ही कम वक्त में बच्चों से अटैच हो जाती हूँ, तो इसलिए कहा, लेकिन कहना नहीं चाहिए था क्योंकि कोई हक नहीं है। इतना बोल वो वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अर्णव ने अपना सर अपनी हथेलियों के बीच फंसा कर कहा, अर्णव, तू पागल है। आद्रिका पैदल आई थी, इसलिए पैदल ही मंदिर से घर के लिए निकल गई। उसके जहन में अर्णव की कई बातें ही घूम रही थी। उसने सर झटक कर उन बातों को भी झटक दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्णव को अपनी कई बातों का पछतावा हो रहा था। इसलिए वो पार्क से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलोनी को जाने वाले रास्ते पर धीमी गति से गाड़ी चलाने लगा। वो आसपास नजरें घुमाकर आद्रिका को तलाशने लगा। कुछ दूरी पर वो उसे दिख गई। अर्णव ने गति बढ़ाकर सीधा उसके सामने गाड़ी रोकी। आद्रिका एक झटके से रुक गई। अर्णव ने गाड़ी का शीशा डाउन कर लिया था, जिस कारण उसने उसे देख लिया, लेकिन फिर भी अनदेखा करके जैसे ही साइड से निकलने को हुई, अर्णव ने अपनी गाड़ी उस तरफ चला दी। ये देख आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्णव ने कहा, आकर बैठो। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही दूसरी साइड से निकलने लगी, अर्णव ने गाड़ी उस साइड पर मोड़ी और फिर कहा, आकर बैठ जाओ, वरना याद है ना जन्नत में कैसे लेकर गया था कमरे में। ये सुनते ही आद्रिका की आंखों के सामने वो लम्हा आ गया। उसने खुद ही गाड़ी में बैठना सही समझा और जाकर बैठ गई। ये देख अर्णव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, समझदार हो। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर देखने लगी। ये देख अर्णव ने उसका हाथ पकड़ा और गियर पर रख दिया। आद्रिका चौंकते हुए उसे देखने लगी। उसने उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? अर्णव ने उस पर एक नजर डालकर कहा, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा था मंदिर में। आद्रिका ने खींच कर कहा, हाथ छोड़ो। अर्णव ने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। आद्रिका ने व्यंग्य से कहा, बीवी को भी यही कहा होगा। ये सुनकर अर्णव का पारा चढ़ गया। उसने गाड़ी को झटके से साइड में रोक दिया। आद्रिका ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिस कारण उसका सर सीधा डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था, लेकिन उसका बायां हाथ वहां था तो सिर उसके हाथ से लगा। आद्रिका ने गुस्से से कहा, सुबह सुबह पी रखी है क्या? अर्णव ने उसके सवाल को नजरअंदाज करके कहा, तुम एक बात अपने दिमाग में फिट करके बैठा लो कि मेरी कोई बीवी नहीं है, मैं सिंगल हूँ।
आद्रिका ने खींच कर कहा, सिया क्या तुम्हें पेड़ पर लटकी मिली थी? अर्णव ने बिना भाव के कहा, वो मेरी बड़ी बहन की बेटी है। आद्रिका को भरोसा नहीं था तो उसने आगे पूछा, वो कहाँ है? अर्णव ने कहा, दुनिया में नहीं है। आद्रिका ने कहा, सॉरी, लेकिन उसके पापा? अर्णव ने अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसका बाप भी मैं हूँ, उसकी माँ भी मैं हूँ। वो सिया अर्णव सिंह शेखावत है। असलियत में मेरी भांजी है, लेकिन तुम्हारा शिव भगवान भी जानता है कि वो मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़कर है। अर्णव की बात सुन और उसकी आंखों में सच्चाई देख आद्रिका को उस पर यकीन हो गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, सॉरी। अर्णव मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? ये सुनकर आद्रिका आंखें छोटी करके बोली, ये आपसे किस पागल ने कहा? अर्णव ने बोला, तुम्हें गलत फहमी थी ना कि मेरी शादी हो गई है, तो अब तुम शादी नहीं कर सकती, लेकिन अब तो पता लग गया है ना, तो अब। आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, आपको खुशफहमी है कि मैं आपसे शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ, जबकि ऐसा कदापि नहीं होगा। ना मैं आपसे शादी करूंगी और ना मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन अर्णव ने उसका हाथ, जो कि गियर पे उसके हाथ के नीचे था, दबाते हुए कहा, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रूक। आद्रिका ने कहा, अगर डायलॉग बाजी हो गई हो तो मुझे मेरे घर छोड़ने का कष्ट करे, मुझे पढ़ना भी है। अर्णव ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ ही मिनटों में वो कॉलोनी के बाहर थे। आद्रिका जैसे ही दरवाजा खोलकर जाने लगी, उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने अर्णव की तरफ मुड़कर कहा, एक बात पूछूं? अर्णव ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी सोनी बाहें उछाल दी। आद्रिका ने कहा, आप क्यों मुझसे शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर अर्णव के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, बता दूं? आद्रिका ने आंखें छोटी करके कहा, नहीं, वापस मंदिर चलते हैं और मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ, फिर उसी मुहूर्त पर बताना। बताओ चुपचाप। अर्णव ने भोली सी सूरत बनाकर कहा, चुपचाप कैसे बता सकता हूँ? अगर चुप ही हो गया तो बोलूंगा क्या? आद्रिका ने झल्ला कर कहा, बताओ वरना। अर्णव को आद्रिका को ऐसे देख मजा आ रहा था। वो उसे और उकसाते हुए बोला, वरना। आद्रिका ने चिढ़कर कहा, वरना की ऐसी की तैसी, मुझे जानना ही नहीं है। फालतू में समय बर्बाद कर दिया, इतनी देर में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेती। इतना बोलकर वो गाड़ी से निकली और जाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में अर्णव की आवाज टकराई, सुनो। आद्रिका खींचकर पीछे मुड़ी। अर्णव भी गाड़ी से बाहर निकला हुआ था। वो बोला, मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ तेरे इश्क में। अर्णव की बात सुन आद्रिका चौंक गई। वो फटाफट वहां से भाग
वो सिया के पास गया और बोला, तो उठ गई हमारी प्रिंसेस। सिया ने अलसाते हुए कहा, हाँ मामू, आपको पता है यहाँ ना बहुत ही अच्छी नींद आती है। क्या हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते? ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर दर्द उभर आया, पर उसने उसे छुपा लिया और सिया से नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, आपका स्कूल, आपके फ्रेंड्स सभी मुंबई में है ना, तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? सिया ने हाँ में सिर हिलाया और झट से कहा, मामू, क्या हम किसी को अपने साथ यहाँ से लेकर जा सकते हैं? अर्नव ने कहा, किसे? सिया बोली, एंजल को। प्लीज मामू, एंजल को साथ लेकर चलते हैं ना। ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, वो तो साथ जाएगी, वो भी मिसेस शेखावत बनकर। उसने सिया से कहा, बिल्कुल जाएंगी, आप जाओ और नहा लो। सिया खुश होकर उसके गाल को चूमकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और उसकी नजर खिड़की के उस पार बालकनी में बैठी पढ़ रही आद्रिका पर गई। उसने खिड़की के अंदर से ही चिल्लाकर कहा, एंजल। सिया की आवाज आद्रिका तक तो नहीं पहुंची, लेकिन अर्नव के कान के पर्दे जरूर फट गए। उसने हल्के गुस्से से कहा, सिया। सिया ने मासूमियत से आद्रिका की तरफ इशारा कर दिया। अर्नव ने जब वहां से देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने जाकर खिड़की खोली तो सिया खिड़की के पास आकर बोली, एंजल। आद्रिका के कानों से जब आवाज टकराई तब उसने नजर उठाकर सामने देखा। सामने सिया को देख वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसी वक्त अर्नव को देख उसने मुंह बना लिया। फिर सिया को देखते हुए कहा, क्या हुआ सिया? सिया बोली, एंजल, मुझे तुम्हारे पास आना है। ये सुनकर आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बेटा, पर आज नहीं, कल मेरा एग्जाम है, तो आज नहीं, कल। ये सुनकर सिया मायूस हो गई, जो कि अर्नव और आद्रिका दोनों ने महसूस किया। फिर आद्रिका ने कहा, ठीक है, शाम को हम पार्क में मिलेंगे। ये सुनकर सिया खुश हो गई। फिर अर्नव ने उसे नहा कर आने को कहा और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्नव आद्रिका से कुछ बोलने ही वाला होता है कि आद्रिका अपना सामान उठाकर अंदर कमरे में चली जाती है और बालकनी का दरवाजा बंद कर देती है। ये देख अर्नव का मुंह बन गया। तभी कमरे में अली आया। वो बोला, बॉस, वहां क्या कर रहे हैं? अर्नव उसकी तरफ मुड़ा और बोला, कुछ नहीं, तुम यहाँ? अली बोला, बॉस, वो आपने आद्रिका के बारे में जानकारी लाने को कहा था तो ले आया हूँ। ये सुनकर अर्नव वहां स्थित सोफे पर बैठ गया और उसने बोलने का इशारा किया। अली अर्नव को आद्रिका की A to Z जानकारी देने लगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आकर आद्रिका का मन वापस पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने खुद से कहा, बदतमीज इंसान, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ उसके कारण। वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे आई। वो किचन में जाकर अपने लिए सैंडविच बनाने लगी। तभी उसने खुद से कहा, सच, माँ ने बताया था कि वो लोग खाना बाहर ही खाने जाते हैं। रोज रोज बाहर खाना सिया के सेहत के लिए सही नहीं है। एक काम करती हूँ, उन लोगों के लिए भी कुछ बना लेती हूँ। फिर आद्रिका, अर्नव, सिया और उसके ग्रुप के लिए सैंडविच बनाने लगती है। कुछ देर में उन सबके लिए सैंडविच बनाकर जब वो अपने लिए बनाने लगी, उसने देखा कि ब्रेड खत्म हो गई है। ये देख उसने मुंह बना लिया, लेकिन फिर बोली, कोई ना, मैं ओट्स खा लूंगी। उसने सभी सैंडविच अच्छे से प्लेट में लगाए और फिर विमला के घर की तरफ बढ़ गई। उसने बेल बजाई तो विमला ने दरवाजा खोला और आद्रिका को देखकर कहा, अरे आदि। आद्रिका बोली, आंटी, वो जो किराएदार आए हैं उनके लिए सैंडविच बनाकर लाई थी। माँ ने बताया था कि रोजाना बाहर ही खा रहे हैं और बच्चे की सेहत के लिए ये सही नहीं। विमला ने सर हिलाकर उसे अंदर आने को कहा। वो जो लड़की उनके साथ है वो किचन में बच्ची का दूध गर्म कर रही है, उसे ही दे देना। आद्रिका सिर हिला देती है। कुछ देर में जूलिया आई। आद्रिका को देख उसने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींच ली। उसने उससे कहा, क्या चाहिए? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेने नहीं देने आई हूँ, ये लीजिए सैंडविच। आप लोग रोजाना बाहर ही खाना खाते हैं, सेहत।
आद्रिका के आगे के बोल उसके गले में ही रह गए क्योंकि जूलिया ने उसकी प्लेट को जमीन पर फेंक दिया था। जूलिया ने कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़कों को देख उन्हें इम्प्रेस करने भी आ गई। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अर्नव को तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। क्या सोचा था, अर्नव को इम्प्रेस कर दोगी और उसकी सारी जायदाद हड़प लोगी? पर मैं तुम्हें बता दूं, वो सिर्फ मेरा है। और वैसे भी हम लोग तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के हाथ से खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आद्रिका बिना कुछ कहे नीचे जमीन से सारे सैंडविच के टुकड़े प्लेट पर रखती है और उसके हाथ पर जूलिया अपना पैर रख देती है और उसके पास झुक कर बोली, यही औकात है तुम्हारी। और हाँ, सिया के थ्रू अर्नव के करीब जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मंजर ऊपर से सिया देख ही रही थी। वो नहाकर जब बाहर निकली, अली और अर्नव को बातें करता देख वो बाहर आ गई और उसने ऊपर से ही ये सब देख लिया। आद्रिका ने रोते हुए सारे टुकड़े रखे और अपने घर चली गई। उसने प्लेट किचन में रखी और कमरे में जाकर बेड पर पेट के बल लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। आद्रिका अपने कमरे में रो रही थी। वहीं सिया अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। जब अली से बात करते हुए अर्नव की नजर उस पर पड़ी तो वो सिया से बोला, सिया क्या हुआ बेटा, आप इतने सैड क्यों हो? इससे पहले सिया कुछ कहती, जूलिया कमरे में आते हुए बोली, जरूर उसे भूख लगी होगी, इसलिए मैं इसके लिए दूध लेकर आई हूँ। इतना बोल वो सिया की तरफ दूध का गिलास बढ़ा देती है। अर्नव मुस्कुरा दिया। वही सिया एक नजर उसे देखकर दूध का गिलास पकड़ती है और उसे फेंक देती है। ये देखकर तीनों हैरान रह गए क्योंकि सिया ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी। अर्नव हल्के गुस्से से बोला, सिया ऐसे दूध कौन फेंकता है? सिया ने जूलिया को गुस्से से घूरते हुए कहा, इन्होंने भी तो एंजल का लाया हुआ फूड फेंका और उन्हें हर्ट भी किया। ये सुनकर अली और अर्नव की हैरानी और बढ़ गई। वहीं जूलिया अपनी नजरें चुराने लगी। अर्नव सिया के पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा? सिया ने उसे जो भी नीचे हुआ था सब बता दिया। सब कुछ जानकर अर्नव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जाकर सीधा जूलिया को थप्पड़ मार दिया। जूलिया उसका थप्पड़ सहन नहीं कर पाई और सीधा जमीन पर जा गिरी। अर्नव ने अली को वहां से सिया को ले जाने का इशारा किया तो अली सिया को वहां से ले गया। अर्नव ने जूलिया को उसके बालों से पकड़कर उठाया और कहा, एक बात कान खोल कर सुनो और दिमाग खोलकर फिट बैठा लो कि आद्रिका मेरी धड़कन है। अगर उसे तुमने एक खरोच भी दी तो तुम्हें इतनी खरोचें मिलेंगी कि 4 महीने अस्पताल में पड़ी रहोगी। तुमने जो उसके बनाए खाने का अपमान किया है, उसकी बेइज्जती की है और उसे दर्द दिया है ना, उसका भुगतान तो अब तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हासिल कर लोगी? नहीं, कभी नहीं। शायद पहले फिर भी हो जाता, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है। अब अर्नव सिंह शेखावत सिर्फ और सिर्फ आद्रिका शर्मा का है। समझ में आई ये बात तुम्हारे? जूलिया ने गुस्से भरे स्वर में कहा, उस आद्रिका को तो अब इस इश्क में अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अर्नव। ये सुनकर अर्नव ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधा उसके माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, जब तू ही नहीं रहेगी तो तू उसे मारेगी कैसे? इतना बोल जैसे ही वो गोली चलाने लगा, उसी वक्त शंकर, अली और विशाल आए और उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, छोड़ दे इसे अर्नव। अर्नव उन्हें गुस्से से घूरने लगा। अली बोला, बॉस, जो इतने सालों की दोस्ती है उसे देखकर छोड़ देते हैं। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और जूलिया से कहा, अगर तू मेरे सामने भी आई ना तो आई शपथ वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। दफा हो जा। जूलिया वहां से चली जाती है क्योंकि वो भी अर्नव के गुस्से से भली भांति परिचित थी। उसके जाने के बाद अर्नव ने अली से पूछा, सिया कहाँ है? अली ने कहा, मेरे कमरे में। अर्नव सिर हिलाकर चला गया। उसने सिया को गोद में उठाया और सीधा आद्रिका के घर चला गया। उसने आद्रिका के घर की बेल बजाई।
आद्रिका जो कि कमरे में लेटकर रो रही थी वो उठी और वैसे ही जाकर उसने दरवाजा खोला। सामने अर्नव और सिया को देख जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, अर्नव ने दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर की तरफ धक्का दे दिया। आद्रिका गिरते गिरते बची। आद्रिका ने गुस्से से कहा, आपको और आपके दोस्तों को सिर्फ गिराना ही आता है ना? अर्नव की आंखों में ये सुनकर दर्द उभर आया। उसने सिया को नीचे उतारा और दरवाजा बंद करके आद्रिका को उठाया। उसकी नजर सीधा आद्रिका के हाथ पर लाल निशान पर पड़ी। वहां से हल्का हल्का खून सूख चुका था। अर्नव ने अपना रुमाल निकाला और किचन में चला गया। किचन में जाकर उसकी नजर उन सैंडविच पर पड़ी। तब उसे वापस जूलिया पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने रुमाल को गीला किया और बाहर गया। बाहर जाकर उसने आद्रिका को बिठाया और उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता साफ करने लगा। साफ करने के बाद अर्नव ने रुमाल उसके हाथ पर ही बांध दिया। सिया बस चुपचाप बैठी हुई थी। दूसरी तरफ अपना सामान लेकर जब जूलिया घर से निकली तब उसकी नजर एक कॉर्नर पर खड़े शख्स पर गई जिसकी नजरें आद्रिका के घर की तरफ थी। उस इंसान को देखकर जूलिया की नजरें बड़ी हो गईं और वो होठों ही होठों में बुदबुदाई, अजय सिंह? वो उसकी तरफ बढ़ गई। जब उस शख्स की नजर जूलिया पर पड़ी तो वो सकपका गया और वहां से भागने लगा। जूलिया भी उसके पीछे भागने लगी। दोनों भागते हुए सड़क पर आ गए। सड़क पर आकर वो शख्स भीड़ में गुम हो गया। जूलिया ने खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा था? कहीं उसके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। जूलिया ने खुद से कहा, कुछ बात तो है, वरना किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। तो अजय सिंह यहाँ क्या कर रहा था और वो नजर क्यों रख रहा था मुझ पर? दूसरी तरफ आद्रिका के हाथ पर रुमाल बांधने के बाद अर्नव किचन में से जाके सैंडविच ले आया और वो जैसे ही एक टुकड़ा सिया को खिलाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गंदा हो चुका है। अर्नव ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मुझे किसी ने भी अन्न का अनादर करना नहीं सिखाया। आद्रिका ने कहा, नहीं सिया ये नहीं खाएगी, मैं और बना देती हूँ। अर्नव ने कहा, ये कौन खाएगा? आद्रिका ने कहा, ये मैं छत पर डाल दूंगी तो पंछी आकर खा लेंगे, लेकिन आप और सिया ये कदापि नहीं खाएंगे। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर बनाओ। आद्रिका उठी और बोली, ब्रेड नहीं है, मैं योगेश को कहती हूँ वो ले आएगा, उनकी अपनी दुकान है। आद्रिका ने योगेश को फोन करके ब्रेड लाने को कहा। योगेश ने ब्रेड लाकर आद्रिका को दे दिया। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। सिया को उसने हॉल में टीवी लगा दिया था तो वो कार्टून देख रही थी। वो किचन में काम कर रही थी। अर्नव चुपके से किचन में घुस गया। वो दरवाजे पर खड़ा होकर प्यार से आद्रिका को निहारने लगा। जब आद्रिका को अपने ऊपर किसी की गर्म नजरें महसूस हुई, उसने नजर घुमाकर किचन में देखा तो दरवाजे पर अर्नव को पाया। उसे देखकर उसने नजरें झुका ली। अर्नव बस मुस्कुरा दिया। आद्रिका बोली, कुछ चाहिए? अर्नव ने प्यार से कहा, तुम्हारा प्यार। आद्रिका ये सुन कुछ नहीं बोली। अर्नव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो उसके बेहद करीब आ गया तो आद्रिका ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और टमाटर काटने लगी, लेकिन काटते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि अर्नव का जिस्म उसके जिस्म से हल्का हल्का छू रहा था। अर्नव ने आद्रिका के बालों को एक तरफ कर दिया। ऐसे करते हुए उसकी ठंडी उंगलियां आद्रिका की गर्म गर्दन से जब छुई तब आद्रिका के जिस्म में एक सिहरन से दौड़ उठी। अर्नव ने फिर पीछे से ही आद्रिका को बाहों में भर लिया और अपना सर उसके कंधे पर टिका लिया। अब उसकी सांसों को आद्रिका अपनी गर्दन के आसपास साफ तरीके से महसूस कर पा रही थी। वो कुछ भी बोलने या करने की हालत में नहीं थी। उसकी धड़कन 100 की रफ्तार से चल रही थी। अर्नव ने फिर उसी अवस्था में उसके हाथ पकड़े और उसी के हाथों को पकड़कर प्याज काटने लगा, लेकिन इससे भी अर्नव का मन नहीं भर रहा था। इसलिए उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। अब तो आद्रिका की सांस ही रुक गई थी समझो। अर्नव ने अब उसके हाथ छोड़ दिए और पेट से उसे कसकर पकड़ लिया।
वो उसकी गर्दन पर अब चूमे जा रहा था। आद्रिका को उसके होंठों के स्पर्श से सुकून मिल रहा था। अर्नव ने अब आद्रिका को अपनी तरफ घुमा लिया। उसने एक नज़र उसके चेहरे पर दौड़ाई। उसने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। उसके इतने प्यार भरे स्पर्श से जूलिया का दिया दर्द अब खत्म हो चुका था। जो दर्द जूलिया ने उसे दिए थे वो अब अर्नव ने अपने प्यार भरे स्पर्श से खत्म कर दिए थे। अर्नव फिर अपने होंठ उसके होंठ की तरफ बढ़ाने लगा। उसने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। आद्रिका भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। अर्नव की आंखों में आद्रिका अपने लिए बेशुमार प्यार, जुनून, परवाह देख पा रही थी। वहीं अब तक जिन आंखों में अर्नव को सिर्फ दर्द नजर आ रहा था, अब उसमें खुशी थी, सुकून था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे किस करके सही किया या गलत। होठों के बेहद करीब आकर वो उससे दूर हो गया और नजरें चुराकर बोला, सॉरी। इतना बोल जैसे ही वो जाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव उसकी तरफ पलटता है और तभी आद्रिका आगे बढ़कर अपने होंठ उसके होंठों से हल्के से छू देती है। अर्नव चौंक जाता है। आद्रिका ने उसके कान के पास होंठ लगाकर कहा, आखिर कर ही दिया आपने अपने इश्क में पागल मुझे भी। इतना सुनते ही अर्नव ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। उसने उसे इतना कसकर थाम लिया था कि आद्रिका के लिए सांस लेना ही मुश्किल हो गया। उसने उसे जोर से धक्का देकर कहा, बेवकूफ, सांस तो लेने दो। अर्नव ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आद्रिका के हाथ सीधा उसके सीने पर गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अर्नव ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। दोनों ने ही आंखें मूंद ली। दोनों एक दूसरे में खोने लगे। अर्नव की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी और आद्रिका ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। दोनों कुछ देर बाद एक दूसरे से अलग हुए। आद्रिका की नज़र जैसे ही उसकी नज़रों से टकराई, आद्रिका ने शर्म से नजरें झुका ली। अर्नव मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी सिया किचन में आते हुए बोली, एंजल, सैंडविच बन गए? उसकी आवाज सुनते ही दोनों अलग हो गए और सिया आ गई। आद्रिका ने अपने बाल सही किए और कहा, 15 मिनट्स वेट करो। सिया ने सिर हिला दिया और चली गई। उसके जाते ही अर्नव ने वापस उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास होंठ लगा के कहा, आदि, हमें कोई रोमांस ही नहीं करने देता। उसकी बात सुन आद्रिका मुस्कुरा दी। उसने उसके पेट में कोहनी मारी तो वो अलग हो गया। आद्रिका वापस प्याज काटने लगी। अर्नव ने फिर से उसे पीछे से बाहों में भर लिया और कहा, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी तुम्हारी हाँ मिल जाएगी। वैसे ये चमत्कार कैसे? आद्रिका ने कहा, आज जब तुम मेरे घर आए ना, मेरे जख्म पर रुमाल बांधा और फिर मेरे बनाए हुए गिरे हुए सैंडविच खाने लगे, तभी समझ गई कि जो इंसान मेरे हाथ के बनाए गिरे हुए सैंडविच खा सकता है वो क्या कर सकता है। और वैसे भी इतना हैंडसम लड़का ना एक खूबसूरत लड़की के साथ ही अच्छा लगता है। लास्ट की बात सुनकर अर्नव को हंसी आ गई। उसने हल्के से गर्दन पर बाइट किया। आद्रिका ने कहा, अनु। अर्नव ने प्यार से कहा, ये तो प्यार भरा दर्द है जान। अब सच बताओ, इतनी जल्दी कैसे हाँ की? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी वजह कोई और है। आद्रिका ने मन ही मन कहा, बिल्कुल भी नहीं बदला। तो आद्रिका ने कहा, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ? अर्नव ने नासमझी के भाव से कहा, कौन हो मतलब? आद्रिका हो और कौन हो? आद्रिका ने कहा, हम पहली बार कहाँ मिले? अर्नव ने कहा, उस सुबह को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, शिमला की सड़क पर। आद्रिका ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। अर्नव हैरान हो गया। अर्नव बोला, पहली मुलाकात कब हुई? आद्रिका ने कहा, 8 महीने पहले गोवा में। अर्नव ने हैरत भरे भाव से कहा, गोवा? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी गोवा। 8 महीने पहले मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ गोवा गई थी। हमारी ट्रिप थी। हम लोग नाइट मार्केट गए थे। कुछ देर बाद वहाँ गोलियां चलने लगी और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। मैंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था और आपने भी
मास्क पहना हुआ था। मुझे गोली लगने ही वाली थी कि आपने पकड़कर मुझे गाड़ी के पीछे छुपा लिया। उस वक्त मैं सिर्फ आपकी ये काली आंखें देख पाई थी। आपकी आंखों ने तो उसी वक्त मेरा दिल चुरा लिया था। उस वक्त मैंने आपकी कलाई पर एक निशान भी देखा था। आज जब आप रूमाल बांध रहे थे तब देखा तो यकीन ही हो गया कि वो आप ही हो। ये सुनकर अर्नव को याद आया उस दिन वो अपने किसी दुश्मन से सरे बाजार भिड़ गया था। जब अगले ने गोली चलाई तो उसने भी चला दी और गोली की आवाज़ सुनकर बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। सब कुछ याद कर अर्नव ने आद्रिका से कहा, मैंने तब तुम पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त भी तुम्हें देखकर दिल धड़क उठा था और अब भी धड़क उठता है। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद प्याज टमाटर काट कर बोली, अब हटिए, मुझे सैंडविच बनाने दीजिए। अर्नव ने उसे छोड़ दिया। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने सैंडविच बना लिए। साथ में उसने अपने और अर्नव के लिए चाय चढ़ाई हुई थी जो कि बन चुकी थी। उसे कप में डालकर सैंडविच लेकर वो हॉल में चली गई। हॉल में जाकर उसने सिया को सैंडविच दिए और फिर तीनों सैंडविच खाने लगे। कुछ देर बाद अर्नव सिया को लेकर चला गया। आद्रिका भी फिर पढ़ाई में लग गई। वहीं दूसरी तरफ जूलिया ने होटल में कमरा ले लिया। वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर मार रही थी। उसने कहा, जूलिया, तुझे कॉल करना ही होगा। इतना बोल उसने अपना फोन लिया और किसी को फोन किया। बेल जा रही थी और जूलिया की धड़कनें बढ़ रही थी। जैसे ही जूलिया काटने लगी वैसे अगले बंदे ने फोन उठा लिया। ये देख जूलिया ने आंखें बंद कर ली। उसने धड़कते दिल के साथ कहा, हेलो। सामने से एक औरत की आवाज आई। हेलो। औरत की आवाज सुनकर जूलिया रिलैक्स हो गई। वो बोली, हेलो शाइनी। सामने से शाइनी बोली, हेलो जी, कौन बोल रहा है? जूलिया ने कहा, अरे शाइनी, तुम्हारे साहब की बेटी बोल रही हूँ, जूलिया। मेरा मतलब आंचल। ये सुनकर शाइनी खुशी से बोली, अरे आंचल मैडम, बड़ी देर बाद याद किया आपने। वैसे कैसे याद किया? जूलिया ने कहा, वो आपके साहब से बात करनी थी। शाइनी ने कहा, हमारे साहब आपके पिता लगते हैं आंचल जी। ये बात सुनकर जूलिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंसू को पोंछकर कहा, छोड़िए, वो फ्री है? शाइनी ने कहा, जी अभी बात करवाते हैं। कुछ देर बाद जूलिया के कानों में किसी मर्द की आवाज पड़ी। हेलो, कौन? मर्द की आवाज सुनकर जूलिया की आंखों से फिर से आंसू निकल आए। उसने कहा, आंचल। जवाब सुनकर कुछ देर शांति छा गई। फिर कुछ देर बाद वो मर्द बोला, अब क्यों फोन किया है? पता नहीं कहाँ मुंह काला कर रही हो। जूलिया ने कहा, अब अगर आप मेरे पीछे अपने आदमी लगाएंगे मिस्टर राठौर, तो फोन तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। उस मर्द ने हल्की ऊंची आवाज में कहा, क्या बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज लड़की के पीछे अपने आदमी क्यों लगाऊंगा? जूलिया ने कहा, सच? फिर आपका सबसे वफादार आदमी अजय सिंह यहाँ शिमला में क्या नया बिजनेस शुरू कर रहा है? वो उस जगह क्या कर रहा था जिस जगह मैं रुकी हुई थी? मैंने उसे खुद देखा है, मुझ पर नजर रखते हुए। जूलिया की बात सुनकर सामने वाले मर्द की आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद वो बोला, तुम्हें वहम हुआ होगा। जूलिया ने कहा, पहले मुझे भी यही लगा था कि वहम है, लेकिन जब उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो वो भागने लगा। मैं कह रही हूँ मिस्टर राठौर कि मेरे पीछे आदमी ना ही लगाइए, वरना आप नहीं जानते लेकिन मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मिस्टर राठौर ऊंची आवाज में बोले, खबरदार, अगर मुझसे ऐसे फिर से बात की तो बाप हूं मैं तुम्हारा। अरे तुमसे अच्छी तो। जूलिया ने उसे टोकते हुए कहा, मुझसे अच्छी तो आपकी बड़ी बेटी होगी, है ना? सही कहा ना मैंने? अरे तो फिर क्यों संबंध बनाए मेरी माँ के साथ? रहना था ना अपनी पहली पत्नी और अपनी बेटी के साथ। लेकिन अफसोस, उन्हें भी आपकी करतूत का पता था, इसलिए चली गई आपको छोड़कर। वैसे सही ही किया जो छोड़कर चली गई। मिस्टर राठौर ऊंची आवाज में बोले, आंचल। जूलिया भी ऊंची आवाज में बोली, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है मिस्टर राठौर।
फोन कट गया। जूलिया ने अपना फोन बेड पर पटक दिया। रात 10 बजे अर्नव छुपते हुए घर से निकला और पैदल ही कहीं निकल गया। उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उसने उसकी कैप सिर पर ली हुई थी। आधे घंटे बाद वो एक बड़े से घर के बाहर रुका। वो घर आधा जला हुआ था। उस घर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर गई जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने उसे अपने हाथों से साफ किया। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में सावित्री भवन लिखा हुआ था। उस एरिया में एक भी घर नहीं था। आसपास बोला, खमा गढ़ी राजा साहब। देवराज ने लैपटॉप बंद करके अपनी नजर अजय सिंह पर दौड़ाते हुए कहा, घड़ी खम्मा, तो आप वहां आंचल से मिले? जाने लगा। वो लड़खड़ा
ऋतुराज सिंह शेखावत, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उसकी माँ थी सावित्री सिंह शेखावत, जो कि एक गृहिणी थी, और उसकी बहन रिद्धि सिंह शेखावत, जो कि अर्नव से 4 साल बड़ी थी। रिद्धि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अर्नव ने तब नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज में ही उसकी दोस्ती अली, शंकर और विशाल से हुई थी। अली, विशाल और शंकर तीनों ही शिमला के एक अनाथ आश्रम में पले बढ़े थे। चारों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन रिद्धि अपनी सहेली के घर पार्टी में गई थी। वहां से वो शाम 7 बजे निकल गई। वो ऑटो का इंतजार कर रही थी कि कुछ गुंडे टाइप लड़के उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। रिद्धि ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक लड़के ने आकर उसका दुपट्टा खींच लिया। ये देख रिद्धि घबरा गई। उसने अपने बैग से जैसे ही फोन निकाला, दूसरे लड़के ने उसका फोन छीन लिया और वहीं फेंक दिया, जिससे वो टूट गई। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज देखो पैसे ले लो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा पुलिस में है। लेकिन उन लड़कों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी तरफ बढ़ गए। सड़क पर कोई भी नहीं था। एक लड़के ने उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी, जिससे वो चंद सेकंड में ही बेहोश हो गई। उसके बाद उन लड़कों ने उसे उठाया और जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर उसके साथ वही हुआ जिसका हर लड़की को डर था। उन लड़कों ने उसके पूरे शरीर को नोच दिया। वहीं दूसरी तरफ सावित्री भवन में सब बहुत फिक्र में थे कि अभी तक रिद्धि नहीं आई। ऋतुराज ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पता किया, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। सावित्री का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। अर्नव बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था। ऋतुराज फिर जीपीएस के जरिए उसके आखिरी लोकेशन पर पहुंचे। वहां उसे उसका टूटा हुआ फोन मिला, लेकिन रिद्धि नहीं। ऋतुराज को भी अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके साथ उसकी पुलिस टीम भी आई हुई थी। उसने सभी को वहां फैलने को कहा। सब उस जगह पर फैलकर रिद्धि को ढूंढने लगे। रिद्धि को ढूंढते हुए अब सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन रिद्धि नहीं मिली। आखिर में वो लोग ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे। एक हवलदार ने ऋतुराज से कहा, सर यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ऋतुराज ने सिर हिला दिया। अब वो जंगल में छानबीन करने लगे। तभी ऋतुराज को रिद्धि की सैंडल मिली। जिस दिशा में उन्हें सैंडल मिली, उसी दिशा में सब आगे बढ़ने लगे। उन्हें कुछ ही दूर पर एक झोपड़ी सी नजर आई। सब उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। झोपड़ी के करीब आकर सब सतर्क हो गए। सब आहिस्ता से अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, उससे सब हैरान रह गए। सामने रिद्धि निर्वस्त्र बेहोश पड़ी थी। आसपास खून ही खून था। रिद्धि के पूरे जिस्म पर नोचने के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। उसकी ये अवस्था देखकर सभी ने नजरें झुका ली। ऋतुराज ने जो ठंड से बचने के लिए जैकेट पहनी थी, वो उतारी और उसे ओढ़ा दी। एक हवलदार ने वहां पड़ी हुई चादर ली और ऋतुराज की तरफ बढ़ा दी। ऋतुराज ने वो भी उसे ओढ़ा दी। फिर उसने रिद्धि की नब्ज चेक की तो पाया कि उसकी नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऋतुराज ने कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ऋतुराज ने उसे गोद में उठाया और मेन रोड की तरफ भागने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे अपनी परी जैसी बेटी की ये अवस्था देखकर। कुछ देर में रोड पर एम्बुलेंस आ गई। रिद्धि को उसमें लिटाया और फिर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाकर रिद्धि का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ऋतुराज ने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया। रिद्धि की खबर सुन दोनों ही सदमे में थे। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। अर्नव और सावित्री भी हॉस्पिटल पहुंच
इन्हें पहले भी किसी लड़की के रेप के लिए अरेस्ट किया गया था, बट बड़े लोग हैं तो बच गए। एमएलए ने अपने कॉन्टैक्ट्स और सिफारिश के जरिए सारे सबूत खत्म कर दिए। सर, आई थिंक यू शुड नॉट टेक एनी स्टेप अहेड, वरना आप भी जानते हैं कि आपकी नौकरी जा सकती है। अर्नव ने पीछे खड़े सभी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो चिल्लाते हुए बोला, मैं मार डालूंगा तीनों को। उनकी वजह से दी की ये हालत हुई है। मैं मार दूंगा उन्हें। ऋतुराज ने जल्दी से उसे संभाला और कहा, शांत हो जा अर्नव, शांत हो जा बेटे। अर्नव कुछ ही देर में बिलख कर रोने लगा। वो ऋतुराज के सीने से लगते हुए बोला, पापा उन्हें छोड़ना मत, प्लीज पापा उन्हें छोड़ना मत। उनके कारण आज हमारी रिद्धि दी की ये हालत हुई है। ऋतुराज बिना कुछ कहे उसे शांत करने लगे। कुछ देर बाद अर्नव शांत हो गया। ऋतुराज ने एक नजर ओटी की कांच की खिड़की के जरिए ओटी में मशीनों के बीच लेटी रिद्धि पर डाली और वहां से चले गए। ऋतुराज सीधा अपने सीनियर से मिलने गए। उन्होंने सारा वाकया उन्हें कह सुनाया। उसके सीनियर एसीपी आशीष भारद्वाज उसका सारा वाकया सुन बोले, देखो ऋतुराज, तुम्हारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो कि अगर हमने एक भी कदम एमएलए के खिलाफ उठाया तो वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम सभी की नौकरी को ले जाएगा। ऋतुराज ने गुस्से से कहा, ऐसी नौकरी का मैं क्या करूंगा सर, जिससे मैं अपनी बेटी को इंसाफ न दिला पाऊं। आशीष ने कहा, देखो ऋतुराज। ऋतुराज ने हाथ दिखाकर उन्हें आगे कहने से रोक दिया और कहा, रहने दीजिए सर, आपके पास मैं एक उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरा साथ देंगे। आखिरकार आपकी बेटी के साथ भी तो, लेकिन आपको अपनी बेटी के इंसाफ से ज्यादा अपनी नौकरी से प्यार है। आशीष ने कहा, ऋतुराज प्रैक्टिकली सोचो। ऋतुराज ने कहा, सर मैं एक बाप बनकर सोच रहा हूँ। आशीष अब कुछ नहीं बोला। ऋतुराज ने कहा, आपको मेरा इस्तीफा शाम तक मिल जाएगा। जय हिंद। इतना बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आशीष ने कहा, जो हिम्मत मैं नहीं कर पाया वो तुम कर रहे हो ऋतुराज। साथ हूँ मैं तुम्हारे, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से, क्योंकि अगर मैं सामने आ गया तो अपना परिवार खो दूंगा। ऋतुराज आशीष से मिलकर सीधा हॉस्पिटल गया। ऋतुराज ने आराधना से पूछा, डॉक्टर रिद्धि को होश आया? आराधना ने ना में सिर हिला दिया। आराधना ने फिर कहा, आपकी वाइफ को होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं। ऋतुराज सावित्री के वार्ड में गए। उन्होंने सावित्री के पास आकर कहा, सावित्री हार मत मानो, रिद्धि ठीक हो जाएगी, महादेव हमारे साथ है। अर्नव भी वहीं बैठा था। वो बोला, हाँ मम्मा, आप ही तो कहते हो महादेव हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जिनका दिल साफ हो, तो हमारा दिल तो साफ है। सावित्री ने हाँ में सिर हिला दिया। 8 घंटे बीत गए, लेकिन रिद्धि को होश नहीं आया। उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। सभी डॉक्टरों को अब यही लग रहा था कि वो कोमा में चली जाएगी। सावित्री और ऋतुराज भी हार मानने की कगार पर थे, लेकिन अर्नव नहीं। अर्नव को अपने शिव भगवान पर बहुत भरोसा था। आखिरकार 1 घंटा और बीतने के बाद महादेव की कृपा से रिद्धि के हाथों की उंगलियों में मूवमेंट होने लगी। ये देख नर्स ने जल्दी से आराधना को बुलाया। आराधना ने जल्दी उसे चेक किया और बाहर निकलकर ऋतुराज से कहा, मुबारक हो मिस्टर शेखावत, आपकी बेटी अब पूरी तरह से सेफ है। उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। ये बात सुनकर ऋतुराज, सावित्री और अर्नव खुश हो गए। ऋतुराज ने कहा, डॉक्टर क्या हम रिद्धि से मिल सकते हैं? आराधना ने कहा, जी, पहले उनके सारे टेस्ट करने हैं और फिर उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उससे मिल लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। आपकी दुआओं से तो वो सेफली मौत के मुंह से बाहर आ गई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी उसकी। उसे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे खुश रखिएगा। कोई भी शॉकिंग न्यूज़ उसकी तबीयत बिगाड़ सकती है। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। 2 घंटों बाद रिद्धि को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सावित्री, अर्नव और ऋतुराज रिद्धि से मिलते हैं। रिद्धि कुछ भी कहने की अवस्था में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देख सावित्री ने उसके आंसू पोंछकर कहा, क्यों रो रही है तू? तूने कुछ गलत नहीं किया। ऋतुराज ने कहा, बेटा तेरा परिवार हर पल तेरे साथ है। अगर तुझे ये लगता है कि हम तेरा साथ छोड़ देंगे तो कदापि नहीं। रिद्धि के होठों पे ये बात सुनकर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर रिद्धि की नजर अर्नव पर पड़ी जो उससे बहुत दूर बैठा था। रिद्धि ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। अर्नव उसके पास गया। रिद्धि ने इशारे से पूछा,
क्या हुआ? अर्नब बिना कुछ कहे उसके गले लग गया। सब मुस्कुरा दिए। रिद्धि को अब हॉस्पिटल में रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। उसकी स्थिति अब पहले से बेहतर हो रही थी। सावित्री की हेल्थ भी पहले से बेहतर थी। ऋतुराज ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। लगभग 4 हफ्तों बाद रिद्धि के फाइनल टेस्ट हुए। उन टेस्ट की रिपोर्ट देखकर आराधना परेशान हो उठी। उसने जाकर ऋतुराज से कहा, मिस्टर शेखावत, एक टेस्ट अभी हमें और करना होगा, क्या आप इंतजार कर लेंगे? ऋतुराज ने कहा, जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा। आराधना ने आखिरी टेस्ट करके ऋतुराज से कहा, इस टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आएगी, लेकिन आप लोग रिद्धि को घर ले जा सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखिएगा मिस्टर शेखावत कि आसपास का माहौल बिल्कुल शांत और खुशहाल होना चाहिए। ऋतुराज ने सिर हिला दिया। उसके बाद ऋतुराज, अर्नव, सावित्री और रिद्धि को लेकर घर चले गए। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। अब रिद्धि को समाज का सामना करना था। उन्हें देख सभी मोहल्ले वालों ने मुंह बना लिया और तरह तरह की बातें करने लगे। ये सब देखकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तेरी कोई गलती नहीं बच्चा। तभी एक पड़ोसन बोली, अरे सावित्री, कहने से कुछ नहीं होता। तुम लोगों को अपनी बेटी पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे रात को घर से बाहर अकेले नहीं जाने देना चाहिए। लड़का थोड़ी ना है। पड़ोसन की बात रिद्धि के दिल को चीर गई। सावित्री उसे अंदर ले गई। अर्नव और ऋतुराज सभी को घूरते हुए अंदर चले गए। सावित्री ने रिद्धि से कहा, इनकी बातों पर ध्यान मत दे, इनका तो काम ही है बोलना। रिद्धि कुछ नहीं बोली। रात 9 बजे सावित्री और ऋतुराज का कमरा। ऋतुराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम लोग घर बदल लें, एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ सिर्फ शांति हो। सावित्री ने कहा, मुझे भी यही लगता है, करना होगा रिद्धि के पापा, क्योंकि ये मोहल्ले वाले हमें जीने नहीं देंगे। ऋतुराज ने कहा, मैं घर ढूंढने की शुरुआत करता हूँ। सावित्री ने कहा, लेकिन घर लेंगे कैसे? हमारी सारी जमा पूंजी तो रिद्धि के ट्रीटमेंट पर खर्च हो गए, ऊपर से आपने नौकरी छोड़ दी। ऋतुराज ने कहा, मेरी नौकरी की फिक्र ना करो, मेरे दोस्त की कंपनी में मैं सिक्योरिटी एजेंट का काम कर लूँगा। और रही बात घर खरीदने की, तो इस घर को बेचकर ही दूसरा घर लेंगे। सावित्री ने सिर हिला दिया। ये सब बातें बाहर खड़े अर्नव ने सुन ली। वो किचन से पानी लेने गया था और जब उसके कानों में ऋतुराज की आवाज़ टकराई तो वो रुक गया। वो उदासी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कमरे से पहले रिद्धि का कमरा आता था। उसने एक नज़र खिड़की से रिद्धि के कमरे में डाली, जहाँ रिद्धि लाइट बंद करके घुटनों पर सर रखकर रो रही थी। अर्नव तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस दिन ठान लिया कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेगा। 2 हफ्तों बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। ये घर शहर से कुछ दूरी पर था। आसपास एक भी घर नहीं था। ये वही घर था जहां अर्नव गया था। उन्होंने इस घर का नाम सावित्री भवन रखा। धीरे धीरे रिद्धि अब उस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन एक और खबर उसका इंतजार कर रही थी। आज आराधना उनके घर आई थी। आराधना ने ऋतुराज से कहा, मिस्टर शेखावत, आपसे एक बात करनी थी, मैं इसी कारण यहाँ आई हूँ। ऋतुराज ने कहा, कहिए डॉक्टर साहिबा। आराधना ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, रिद्धि प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वहां बैठे सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आराधना ने आगे कहा, अगर अबॉर्शन करवाना है तो। तभी सावित्री बोली, कोई जरूरत नहीं है। इस पाप में उस नन्ही सी जान का क्या कसूर जो इस दुनिया पर आई ही नहीं। ऋतुराज ने भी कहा, बिल्कुल, इसी बहाने हमारे घर में बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। उन लोगों ने पाप किया सो किया, लेकिन हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। एक नन्ही सी जान को नहीं मार सकते। आराधना बोली, ऐसा परिवार बहुत ही कम देखने को मिलता है मिस्टर शेखावत, जहां अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो भी जाए तो उसकी बेइज्जती कर दी जाती है और अंत में उसे अपनी जान देनी पड़ जाती है। वहीं आप लोग उसका बच्चा भी अपनाने को तैयार हैं। सावित्री ने कहा, अगर परिवार साथ नहीं देगा तो क्या ये समाज साथ देगा डॉक्टर साहिबा? आराधना ने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। रिद्धि उस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली समझ रही थी। वो ऐसे परिवार को पाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और इसी के साथ उसका पेट भी बढ़ने लगा। घर में सब खुश थे। 9 महीने बाद हॉस्पिटल में
आज रिद्धि की डिलीवरी थी। सब बाहर इंतजार कर रहे थे। सब बहुत चिंतित भी थे। कुछ देर बाद डॉक्टर निकली और बोली, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये सुनकर सब खुश हो गए। उन्होंने बेटी का नाम सिया रखा। सिया 4 महीनों की हो गई थी। अर्नव उसे सबसे ज्यादा दुलारता था। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि आज सावित्री और ऋतुराज की शादी की सालगिरह थी। अर्नव सिया को लेकर बाहर उनके लिए गिफ्ट लेने चला गया। शाम को जब वो घर पर आया तो उसके बेल बजाने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक चाबी अर्नव के पास भी थी तो उसने उसी से दरवाजा खोला। घर की लाइट बंद थी। अर्नव ने जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही एक धमाका हुआ और आग लग गई। अर्नव जल्दी से सिया को लेकर घर से बाहर निकला। सिया बेहोश हो चुकी थी। अर्नव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम के वक्त उस तरफ कोई भी नहीं आता था जिससे कि वो किसी से मदद मांग सके। अर्नव बस माँ, पापा और दी कहता रह गया। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से घर में लग रही आग बुझ गई। अर्नव ये देख सिया को गोद में उठाए जल्दी से अंदर गया। अंदर वो सीधा सावित्री और ऋतुराज के कमरे में गया। वहां का दृश्य देख वो चिल्ला पड़ा, माँ, दी, पापा। सामने सावित्री, ऋतुराज और रिद्धि ने पंखे से लटक कर अपने आप को फांसी दे दी थी। सिया अर्नव को कंधे से झंझोड़ती है। अर्नव अपने होश में आता है। सिया बोली, मामू, कितनी देर से जगा रही हूँ, आप जाग ही नहीं रहे। अर्नव आसपास नजरें घुमाता है और देखता है कि बाहर सूरज निकल चुका है। उसे फिर एहसास होता है कि वो इस वक्त अपने अतीत में उतना खो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सुबह हो गई। उसने सिया से प्यार से कहा, सॉरी बच्चा। सिया बस मुस्कुरा दी और फिर वो बोली, मामू, मुझे ना यहाँ की टॉय ट्रेन पर राइड लेनी है। जब मेरी फ्रेंड साक्षी गई थी ना तब उसने बताया था, बहुत मजा आता है। अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है बेबी डॉल। सिया फिर बोली, मामू, क्या हम एंजल को भी साथ ले चले? अर्नव को तभी याद आया कि आज आद्रिका का एग्जाम है। उसने सिया से कहा, सिया, आज उनका एग्जाम है। ये सुनकर सिया बोली, ठीक है, जब वो एग्जाम दे देंगी तब हम चलेंगे। अर्नव मुस्कुरा दिया। फिर सिया नहाने चली गई। अर्नव शंकर के कमरे में गया और उससे बोला, मैं आद्रिका के घर जा रहा हूँ, तू सिया का ख्याल रखना। शंकर मुस्कुराते हुए बोला, ओ, तो भाभी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। उसकी बात सुन अर्नव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वहां से चला गया। वो सीधा आद्रिका के घर गया। दरवाजा जयश्री ने खोला। जयश्री ने उसे देखकर कहा, अरे अर्नव बेटा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? अर्नव ने कहा, हाँ, वो सिया के रिलेटेड आद्रिका से बात करनी थी। जयश्री ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जयश्री ने उसे ऊपर का इशारा करके कहा, कमरे में है। अर्नव सीधा कमरे में चला गया। जयश्री ने फिर मंदिर की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया महादेव। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा सीमा का है। उसने उठाया। सामने से सीमा बोली, हाँ, क्या हुआ जया? जयश्री बोली, ये कहने के लिए फोन किया था कि 3:30 बजे आ जाना, तब आदि घर पर नहीं होगी, फिर हम वो पार्सल देखेंगे। जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही है। सीमा ने कहा, ठीक है, फिक्र ना करो, महादेव है ना। फोन कट गया। जयश्री ने गहरी सांस छोड़ी और किचन में चली गई। वहीं अर्नव ने जाकर आद्रिका का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने नहीं खोला। उसने फिर डोर नॉब हिलाकर देखा तो खुल गया। वो जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि आद्रिका पैरों से सिर तक रजाई से कवर्ड थी। ये देख अर्नव मुस्कुरा दिया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर जाकर सिर की तरफ बेड के किनारे बैठ गया। उसने उसके चेहरे से रजाई हटाई तो वहां पैर दिखे। ये देख उसने सर पीट लिया। वहीं जैसे ही पैरों से रजाई हटाई तो आद्रिका को वहां ठंड का एहसास हुआ। उसने दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहा, मम्मा, सोने दो ना, 3 बजे जाना है एग्जाम देने,
करवट लेते हुए उसकी नजर अर्नव पर पड़ी, लेकिन उसने सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। करवट लेते ही उसे एहसास हुआ कि अर्नव के ठंडे हाथों का स्पर्श अपने गर्म पैरों पर हो रहा है। वो सिहर उठी और उठकर बैठ गई। वो टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। अर्नव ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया और आंखों में देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एंजल। आद्रिका मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई और कहा, गुड मॉर्निंग अनु। अर्नव मुस्कुरा दिया और उसने उसे बाहों में कस लिया। तभी आद्रिका को रात वाली बात याद आ गई। वो झट से उससे अलग हुई। अर्नव इसके लिए तैयार नहीं था तो वो आसानी से अलग हो गई। आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नव ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आद्रिका ने उठते हुए कहा, मुझे शराबियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बताया था ना कल रात को, तो अब क्यों आए हो? अर्नव ने झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आद्रिका इसके लिए तैयार नहीं थी, इसी कारण वो संभल नहीं पाई और सीधा जाकर उसकी गोद में गिरी। उसने अर्नव के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर दुख भरे भाव हैं। आद्रिका ने कहा, क्या हुआ? मैं हमारा रिश्ता नहीं तोड़ रही अनु, बस तुम्हारी कल की हालत देखकर थोड़ी सी नाराज थी। क्या इतना भी हक नहीं? अर्नव ने कहा, नहीं, तुम्हें पूरा हक है। आद्रिका ने कहा, तो उदास क्यों हो? अर्नव ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। आद्रिका ने बारी बारी उसकी आंखों में देखा, जहाँ आज सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही नजर आ रहा था। आद्रिका ने कहा, जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें नहीं। क्या हुआ? अर्नव ने कहा, कुछ नहीं, अतीत की कड़वी यादें याद आ गई। आद्रिका ने कहा, शेयर करो, दर्द कम हो जाएगा। अर्नव बिना कुछ कहे उसके गले लग गया और रो पड़ा। सालों का जो दुख दर्द था दिल में, आज वो आंसुओं के जरिए निकल रहा था। आद्रिका बिना कुछ कहे उसकी पीठ सहलाने लगी। जिस लड़के ने आज तक किसी के आगे रोने का सोचा भी नहीं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि उसमें दिल नहीं, आज वो एक लड़की के सामने जो कि उसकी मोहब्बत है, उसके सामने रो पड़ा था। अगर कोई ऐसा इंसान जिसे वो पत्थर दिल लगता है और उसे आज देखेगा तो वो उसी वक्त हार्ट अटैक से मर सकता है। अर्नव का रोना जितना बढ़ता उतना ही अर्नव आद्रिका पर अपनी बाहें कस देता। अब तो ये हालत थी कि आद्रिका को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसने उससे अलग होने की कोशिश नहीं की और बस उसकी पीठ सहलाती रही। कुछ देर बाद अर्नव को एहसास हुआ कि उसने आद्रिका को बहुत कस कर पकड़ा है, तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आद्रिका लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अर्नव ने कहा, सॉरी, वो। आद्रिका ने उसके होठों पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे अतीत में ऐसा? जैसे ही अर्नव बताने लगा, जयश्री ने दरवाजा खटखटाया। दोनों झट से अलग हुए। अर्नव ने जाकर दरवाजा खोला। जयश्री बोली, बेटा, वो तुम्हारे दोस्त आए हैं। अर्नव ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। जयश्री ने एक नजर कमरे में बेड पर बैठी आद्रिका पर डाली और फिर चली गई। अर्नव ने पीछे मुड़कर आद्रिका के माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, शायद अभी वक्त नहीं आया वो बताने का, इसलिए किस्मत ने उन्हें भेज दिया। जब वक्त आएगा तब जरूर बताऊंगा। आद्रिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्नव जाने लगा, लेकिन तभी आद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव रुक गया और उसने उसकी तरफ देखा तो आद्रिका उठी। उसने उसकी आंखों में एक नजर देखा और फिर अपने पैर की एड़ी उठाकर अपने होंठ अर्नव के होंठ से हल्के से छू दिया। अर्नव शॉक्ड हो गया, लेकिन जैसे ही आद्रिका हटने को हुई, अर्नव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और फिर से अपने होंठ उसके होठों पर रखकर डीप किस किया। फिर दोनों अलग हुए। आद्रिका ने कहा, ख्याल रखना अपना। अर्नव ने कहा, तुम भी, और हाँ, ऑल द बेस्ट। अर्नव फिर चला गया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।